प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तपस्या पार्थ के साथ विक्रमगढ़ के महल में मौजूद थी। वहाँ आने के बाद तपस्या को बेचैनी महसूस होने लगी। तपस्या ने जो भी बातें किताब में पढ़ी थी, विक्रमगढ़ आते ही वह सब उसके साथ असलियत में घटित होने लगी। नींद से जागने के बाद उसने पार्थ से राजकुमारी तपस्या के बारे में पूछा। वह उन सब से अनजान था। पार्थ अपनी तरफ से तपस्या को समझाने की कोशिश कर रहा था। लिसन तपस्या, तुम्हारी तरह मैं भी इस महल में आज पहली बार आया हूँ। मैंने तुम्हें बताया तो था हम लोग यहाँ नहीं आते। हमारे परिवार के लोग इस जगह को मनहूस मानते हैं। हालांकि मैं इन सब में यकीन नहीं करता, लेकिन तुम किस राजकुमारी तपस्या की बात कर रही हो? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब तुम्हें इतना पता है कि तुम महाराजा सूरज सिंह के वंशज हो, तो उनकी बेटी राजकुमारी तपस्या के बारे में कैसे नहीं जानते? क्योंकि महाराजा सूरज सिंह की बड़ी सी फ़ोटो हमारे घर में लगी है और उनके आगे जो भी राजा बने उन सब की फ़ोटो भी हमारे घर में लगी है। लेकिन तुम जिस राजकुमारी की बात कर रही हो, उनकी तस्वीर तक नहीं देखी मैंने, पार्थ ने सफाई दी। देखो पार्थ, झूठ मत बोलो, तपस्या ने उसे मनाने के लिए एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा। तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। याद है मैंने लंदन में एक बुक पढ़ी थी और उसके बाद प्रतापगढ़ जाने की जिद करने लगी। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ वह सब हो रहा है जो उस बुक में लिखा था। तपस्या की बात सुनकर पार्थ ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कुछ सोचते हुए कहा, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं तुम्हारी बात पर यकीन जरूर करूँगा। मेडिकल साइंस में इसे सिजोफ्रेनिया का नाम दिया गया है, जहाँ पेशेंट किसी बुक, मूवी या स्टोरी में इस कदर खो जाता है कि उसे वह चीज़ें अपने आसपास होती दिखाई देने लगती हैं। मैं कोई मेंटल पेशेंट नहीं हूँ, तपस्या उस पर गुस्से में चिल्लाई। अच्छा तुम यहाँ बैठो, हम आराम से बात करते हैं। पार्थ को तपस्या की बातें भ्रम लग रही थी, इसलिए उसने उससे ठीक से बात करने के लिए वहाँ बैठाया और पानी का गिलास दिया। अच्छा, सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने उस बुक में क्या क्या पढ़ा था? उसने सामान्य तरीके से पूछा। तुम मुझे अपने पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, तपस्या ने जवाब दिया। यह तो पूरी बात जानने के बाद ही पता चलेगा। अगर मेरे ज़रिए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो तुम्हें सब बताने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने जो देखा है वह मेरा भ्रम नहीं है, वह सब हकीकत है। विक्रमगढ़, प्रतापगढ़, राजकुमारी तपस्या, यह सब सच है, तपस्या ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। जो तुमने एक बुक में पढ़ा है, अब मैं समझ गया तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारा नाम भी तपस्या है और उस राजकुमारी का नाम भी तपस्या था। इस वजह से तुम उनसे कनेक्ट कर पा रही हो। जो भी उस बुक में राजकुमारी तपस्या के साथ हुआ था, वह सब तुम्हें अपने साथ होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आई एम राइट तपस्या? पार्थ की बातों ने तपस्या को उलझन में डाल दिया था। कहीं ना कहीं वह भी सोच में पड़ गई कि यह सब उसका भ्रम तो नहीं। उसे चुप देखकर पार्थ ने कहा, जानता हूँ यह एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं है कि हम किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अगर समय पर इलाज करवाया जाए तो इस बीमारी से उबरा जा सकता है। क्या एक ही चीज़ दो लोगों को दिखाई दे सकती है? तपस्या ने पूछा। नहीं, ऐसा बहुत कम केसेज में होता है। हाँ, अगर तुम्हारी तरह उस इंसान ने भी उसी किताब को पढ़ा हो या उन सब कहानियों को सुना हो तो यह पॉसिबल है, पार्थ ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर तपस्या मुस्कुराई। उसके मुस्कुराने पर पार्थ उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था। तुम स्माइल क्यों कर रही हो? उसने पूछा। क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है। एक बार के लिए तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी यही लगा था
कि किताब पढ़ने के बाद मेरे साथ यह सब होने लगा। पर ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अभिमन्यु के साथ भी हो रहा है। मैं नहीं जानती मुझे तुम्हें ये बातें बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन हम दोनों को एक जैसे सपने ही आते हैं। क्या तुम मुझे इन सब के बारे में डिटेल में बताओगी? सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुमने उस किताब में क्या पढ़ा था? तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी और राजकुमारी तपस्या की शादी से लेकर बलि तक की पूरी कहानी पार्थ के सामने रख दी। पूरी कहानी सुनने के बाद पार्थ के चेहरे पर भी अफसोस के भाव थे। आई विश यह सिर्फ एक कहानी ही हो, न कि किसी तरह की हकीकत। जो भी हुआ वह बहुत दर्दनाक था, पार्थ ने प्रतिक्रिया दी। तपस्या ने उसे सामान्य करने के लिए पानी पकड़ाया। पानी पीने के बाद उसने कहा, अच्छा बताओ, कहानी पढ़ने के बाद तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? तुमने अभी कहा कि अभिमन्यु को भी कुछ इसी तरह के सपने आ रहे हैं, मुझे उनके बारे में भी बताओ। ठीक है, लेकिन यह बातें हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। पार्थ से वादा लेने के बाद तपस्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पार्थ ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर किसी को भी कुछ न बताने की प्रॉमिस किया। सच कहूँ तो उस किताब के मिलने से लेकर गायब होने तक की कहानी अपने आप में एक सस्पेंस है। मैंने उस किताब को लाइब्रेरी से सेशन नहीं करवाया था। फिर वह मेरे घर पर कैसे पहुंची, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। किताब पढ़ने के बाद वो अपने आप गायब हो गई और उसे पढ़ने के बाद मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे, मानो मैं राजकुमारी तपस्या की जगह महल में मौजूद हूँ। मेरी किसी से शादी हुई है और उसने मेरी जान ले ली। और अभिमन्यु, क्या उसे भी सपनों में यही सब दिखाई देता है? हाँ, उसे भी कुछ इसी तरह के सपने आते हैं कि उसकी शादी किसी के साथ हो रही है। शादी के बाद उसने अपने हाथों से अपनी नई दुल्हन की जान ले ली। मैं नहीं जानती इस बात में कितनी सच्चाई है। उस किताब में लिखा था, प्रतापगढ़ में नई बहुओं की बलि दी जाती है ताकि उन्हें पावर और वेल्थ मिल सके, तपस्या ने बताया। पूरी बात सुनने के बाद पार्थ भी हैरान था। वह भी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। उसने पूछा, तुम भी यहाँ आने के बाद भी काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। हॉल में पहले चिल्लाकर बेहोश हो गई और फिर कमरे में भी तुम ज़ोर से चिल्लाई थी। क्या यहाँ भी तुमने कुछ देखा? यहाँ आने के बाद भी मुझे वह सब बातें सुनाई दे रही थी जो उस किताब में लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी आंखों के सामने राजकुमारी तपस्या की शादी वाला दिन घूम रहा हो। मुझे ये सब चीज़ें किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम या वहम नहीं लगती। मैं इसकी तह तक जाना चाहती हूँ पार्थ। मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में बलि वाला कॉन्सेप्ट सच होगा। अगर ऐसा होता तो उन्नति की मोम, बड़ी मोम, भाभी वहाँ मौजूद नहीं होती। पार्थ ने अपनी राय रखी। हो सकता है वह लोग चंद्रवंशी ना हो, इस वजह से अब तक जिंदा हो। पार्थ, तुम अपने इतिहास और अपने परिवार के बारे में नहीं जानते, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग अच्छे से जानते होंगे। बाहर मौजूद केयर टेकर उम्र में काफ़ी बड़े हैं। क्या उन्हें इस बारे में कुछ मालूम हो सकता है? मैं नहीं जानता। हाँ, मैं उन्हें महल घुमाने के बारे में कह सकता हूँ। मैंने नोटिस किया है यहाँ की दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। शायद उनके ज़रिए कुछ पता लगाया जा सके। तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी। पार्थ ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दी थी। वह भी इस बारे में जानना चाहता था। वह दोनों वहाँ से केयर टेकर के पास जाते उससे पहले पार्थ के पास उसके डैड का कॉल आया। फ़ोन उठाने से पहले पार्थ ने कहा, ज़रूर डैड कॉल पर यही कहेंगे कि मुझे जल्द से जल्द महल से वापस आ जाना चाहिए। क्या हम उनसे कुछ नहीं पूछ सकते? तपस्या ने पूछा। कोशिश करता हूँ, पार्थ ने जवाब दिया और अपने डैड का कॉल पिक किया। कॉल उठाते ही उसने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। पार्थ के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसके पिता मिस्टर रमन सिंह की तेज़ और रौबदार आवाज़ आई। पार्थ,
यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपने किसी दोस्त के साथ विक्रमगढ़ के महल पहुँचे हो। मैंने मना किया था ना तुम लोगों को वहाँ जाने के लिए। डैड, वो इमरजेंसी में हमें यहाँ आना पड़ा। मेरी मोम से इस बारे में बात हो गई थी, पार्थ ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। अगर तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की इमरजेंसी ख़त्म हो गई हो तो अभी इसी वक्त वहाँ से वापस घर आ जाओ। वह बोल रहे थे, तभी उनके पास से पार्थ की मोम की आवाज़ आई। आप बेवजह बच्चे को डांट रहे हो। इतने सालों के बाद वापस आया है और क्या हो गया जो अपने दोस्त को महल में घुमाने ले गया। आप बस पूरी उम्र अंधविश्वास में जीते रहना। अगर बच्चा इतने साल बाद वापस आया है तो आकर सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलने चाहिए था, न कि कहीं और जाना चाहिए। रमन सिंह ने अपनी पत्नी को जवाब दिया और फिर पार्थ से बोले, पार्थ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम जल्द से जल्द महल से निकलने की तैयारी करो। ठीक है पापा। पार्थ फ़ोन रखता उससे पहले तपस्या ने उसे इशारे से राजकुमारी तपस्या के बारे में पूछने के लिए कहा। उसके कहने पर पार्थ ने अपने पिता से कहा, डैड, क्या महाराजा सूरज सिंह की कोई बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी तपस्या था? वो मैंने किसी बुक में पढ़ा था। पार्थ ने बात को संभालने की कोशिश की ताकि उसके पिता गुस्सा ना हो जाएं। नहीं, मैंने बताया ना, हमारे वंश में लड़कियां पैदा नहीं होती। यह किताब वाले भी पता नहीं क्या क्या छाप देते हैं। मैंने तुम्हें क्या कहा है, तुम उस पर ध्यान दो। अभी इसी वक्त वहाँ से मुंबई आने के लिए निकल जाओ। उन्होंने पार्थ की बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। उनके फ़ोन काटते ही तपस्या ने कहा, इनका रवैया देखकर एक बात तो साफ है कि ज़रूर ये लोग हमसे राजकुमारी तपस्या के बारे में छुपा रहे हैं। अब तो मुझे भी यही लगता है, पार्थ ने जवाब दिया। चलो केयर टेकर को महल घुमाने को बोलते हैं। वह हमसे कितना भी सच छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन महल की दीवारों ने इस चार दीवारी में हुई घटना को महसूस किया है। यह हमसे झूठ नहीं बोलेंगी। तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके साथ केयर टेकर के पास चली गई। महल का कुछ हिस्सा पर्यटकों के हिसाब से रिनोवेट करके मॉडर्न तरीके का बना दिया गया था, लेकिन अभी भी ज़्यादातर हिस्सा बंद पड़ा था और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। यह तपस्या और पार्थ के लिए अच्छी खबर थी। तपस्या और पार्थ के जाने के बाद उसके दोस्त काफ़ी परेशान थे। वहीं अभिमन्यु को भी काफ़ी देर के बाद होश आया था। होश आने के बाद वह पुरानी बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसने उठकर देखा तो उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था और वह उर्मिला देवी के कमरे में था। जहाँ तक मुझे याद है, मैं आखिरी बार बड़े दादा सा से बात करने के लिए उनके कमरे में गया था। वहाँ मैंने कुछ देखा, लेकिन वह क्या था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। अभिमन्यु अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक जोर का झटका लगा और उसका सर दर्द से फटने लगा। ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? माँ, माँ, प्लीज़। अभिमन्यु दर्द में ज़ोर से चिल्लाया। उर्मिला देवी उसी के पास आ रही थी। जब उन्होंने अभिमन्यु के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह जल्दी से कमरे में आ गई। अभिमन्यु को होश में देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। तुम्हें होश आ गया? हम तो घबरा ही गए थे। वह अभिमन्यु के पास जाकर बोली, मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मेरे सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। दर्द के मारे अभिमन्यु ने अभी भी अपना सर कस के पकड़ रखा था। चिंता मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। उर्मिला देवी ने अभिमन्यु के सिर पर हाथ फेरा और उसे कुछ दवाइयाँ दी। लगता है तुम्हें और आराम की ज़रूरत है। अभिमन्यु ने उनकी बात पर हामी भरी और लेट गया। उसने आंख बंद की, तभी उसे तपस्या की याद आई। उसने आखिरी बार खुद को उसके गले लगे हुए पाया। अभिमन्यु ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उर्मिला देवी से पूछा, माँ, तपस्या कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अभिमन्यु के पूछते ही उर्मिला देवी चुप हो गई। उन्होंने तपस्या को वहाँ से भेज दिया था, लेकिन इस वक्त अभिमन्यु को इस बारे में बताना
उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह चुपचाप उसके पास बैठी थी। तभी अभिमन्यु ने एक बार फिर उससे तपस्या के बारे में पूछा। कहानी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं।